नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करना चाहता हूं चिंता में डालने वाली खबर से, और यह खबर उन लोगों के बारे में है जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूं। यह खबर मुंबई में रहने वाले, वहां काम करने वाले रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन्स और सपोर्ट स्टाफ के बारे में है। आज पता चला कि मुंबई शहर में सबसे ज्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। दिल्ली में हर रोज हेल्थ मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग होती है, उसमें सरकारी तौर पर कहा गया कि मुंबई में 30 जर्नलिस्ट कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बारे में जब और जानकारी हासिल की तो मुंबई में जो पत्रकार हैं उन्होंने बताया कि यह संख्या 53 है। फिगर जो भी हो, 30 हो या 53 हो, दिल को तोड़ने वाली है, क्योंकि मुंबई के बाहर जो पत्रकार, मुंबई में रहकर जो पत्रकार अपना फर्ज निभा रहे हैं, वहां के रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन, सपोर्ट स्टाफ जो अपने घर से बाहर निकलकर बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। मुंबई शहर में कोरोना वायरस के 2300 केस मिले हैं, 2300। मुंबई शहर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में है, वल्नरेबल है। ऐसे में वहां से रिपोर्टिंग करना, मुंबई से कोरोना वायरस की खबरें अब तक पहुंचाना बहादुरी का काम है, खतरे से भरा काम है। ये बहादुर रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं इन रिपोर्टर्स से, चाहे वो अखबार में हो, किसी टीवी चैनल में हो, कैमरा पर्सन से, सपोर्ट स्टाफ से निवेदन करूंगा कि वो और ज्यादा सावधानी बरतें। अगर हमने सावधानी बरती तो कोरोना हमारे करीब नहीं आ पाएगा। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, आइसोलेशन में हैं, इलाज करवा रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा घबराएं नहीं, चिंता ना करें, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और आप सब लोग जल्दी से ठीक होकर बाहर आ जाएंगे। आप लोग इस युद्ध में चोट खाने वाले अकेले नहीं हैं। जो भी लोग फ्रंट लाइन पर होते हैं उनको नुकसान तो होता है। आज ही पता चला कि मुंबई में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के 2 लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया है। देश भर में पुलिस के करीब 80 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 पुलिस अफसर शहीद हो चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। इसके अलावा करीब 266 डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इनमें से 106 अकेले भोपाल में हैं, जब करीब 100 डॉक्टर और नर्सेज आपके अपने मुंबई शहर में प्रभावित हुए हैं। ये सब वो लोग हैं जो अपने काम के लिए मजबूरी में जनता की सेवा के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। मैं पुलिस की आज की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इंदौर में इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना से मौत हो गई। परिवार में पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इंस्पेक्टर चंद्रवंशी कोरोना प्रभावित इलाके में तैनात थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। ड्यूटी करते हुए उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। हालात में सुधार हो रहा था, लगता था बच जाएंगे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। परिवार वाले साथ नहीं थे, माँ बाप बूढ़े हैं। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ परिवार के मेंबर्स को इंदौर बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए किसी पुलिस वाले को उसके साथियों ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनकर आखिरी सलामी दी। बिगुल की आवाज दिल को दहलाने वाली है। एक पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। उसे आतंकवादियों ने नहीं मारा, वो किसी नक्सली हमले में शहीद नहीं हुआ। ये तो पुलिस वाला कोरोना से लोगों को बचाने की कोशिश में खुद कोरोना का शिकार हो गया। लोगों की सेवा करते हुए उसने जान दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी को सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात करने का ऐलान किया है। परिवार को 50 लाख रुपए की मदद भी की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया कि दिल्ली में जो भी पुलिसकर्मी, डॉक्टर या नर्स ड्यूटी के दौरान कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार होंगे, उनके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की मदद करेगी। ये अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है।
लेकिन जो इंसान चला गया वो तो कभी वापस नहीं आ सकता। जरा सोचिए, हमारे रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन्स, दूसरे पत्रकार, सपोर्ट स्टाफ, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जवान, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके सपोर्ट स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये सब अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए इस तरह के इन्फेक्शन के खतरे को ले रहे हैं? आम लोग के लिए, आपके लिए, देश की जनता के लिए। और जनता को क्या करना है? सिर्फ अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। लेकिन लोग ये भी नहीं ठीक से कर रहे। लोग क्या क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। बेंगलोर से तस्वीरें आई आज। मेडिकल टीम लोगों की मदद के लिए गई थी। जो लोग कोरोना पॉजिटिव लोग के संपर्क में आए थे उन्हें क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाने के लिए आई थी, लेकिन लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। मेडिकल टीम के कैंप को तहस नहस कर दिया। बेंगलुरु के पादरायणपुर इलाके में कुछ लोगों ने इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। बहस करने लगे और देखते ही देखते रोड पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सड़क के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कुछ जगहों पर मेडिकल टीम ने मेकशिफ्ट कैंप बनाया था, लेकिन लोगों ने इस कैंप को उखाड़ फेंका। गनीमत रही कि इस घटना में मेडिकल टीम के किसी मेंबर को चोट नहीं लगी। असल में इस इलाके में 10 अप्रैल को 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनके 124 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को पहले क्वारंटीन किया गया। इसके बाद 58 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए। क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा है, इसलिए कई लोगों के चेकअप के लिए इलाके में ही मेकशिफ्ट कैंप लगा दिया गया था। यहीं पर स्क्रीनिंग हो रही थी। कल रात जब इन सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को क्वारंटीन ले जाने के लिए मेडिकल टीम पहुंची तो 15 लोग तो गाड़ी में चले गए, लेकिन बाकी लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। हमारे संवाददाता टी राघवन का कहना है कि इस इलाके में अफवाह फैला दी गई कि साजिश के तहत हेल्दी मुसलमान नौजवानों को ले जाया जा रहा है जिन्हें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव बनाया जा रहा है। इसी अफवाह के चक्कर में इतना दंगा हुआ। आज इस इलाके में कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने दौरा किया। अब यहाँ पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। वैसे कर्नाटक में कोरोना के 480 केसेस हैं, 16 लोग की मौत हो चुकी है और 112 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी इलाके के एक चश्मदीद ने बताया कि 15 लोग ले जाने तक तो मामला ठीक था, लेकिन जैसे ही दूसरी गाड़ियां आई लोग भड़क गए, माहौल बदल गया। गवर्नमेंट के 3 कर्नाटका टूरिज्म के 3 बसेस आए, छोटे बस। जब हमने उनको पूछा तो ऐसा जो है जो लोग हैं उनको जो है लेके मेजेस्टिक में जो होटल है, जो कार्नर रेलवे स्टेशन के पास जो है वहाँ पर इनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने एक बस आई छोटी जिसमें 15 लोग थे, तो मैं और जो पुलिस वाले थे 1-2 लोग जो है उनको साथ लेके जाकर जो है वहाँ पर शिफ्ट करके आए। जैसे ही वहाँ से आए तो यहाँ का वातावरण जो है एक अलग सा हो गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 54 लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। तोड़फोड़ करने वालों में एक महिला भी शामिल है। बेंगलुरु के डीसीपी ने इस पूरी घटना को डिटेल में बताया। वहाँ कुल मिलाकर 58 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन तभी कुछ लोग कहने लगे कि हम वहाँ क्यों जाएं? मेडिकल टीम को यहाँ आना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद वो मेडिकल टीम के साथ बहस करने लगे और धीरे धीरे फिर वहाँ 100 से 150 लोग आ गए। वो लोग घर से बाहर निकले और एंट्री एग्जिट पॉइंट की तरफ चले गए और वहाँ से बैरिकेड हटा दिया। बाकी 2-3 जगहों पर भी उन्होंने टीन की शीट्स निकाल दी, उन्हें उखाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो क्वारंटीन के लिए नहीं जाएंगे। इसके बाद हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया। अब वहाँ हालात नॉर्मल हैं। हम अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। ऐसी अफवाहें पहली बार नहीं उड़ी, कई बार उड़ी हैं, गलत साबित हुई हैं।
इसके बाद भी लोग अपना इलाज कराने से डरते हैं। मैंने आज की बात में कई ऐसे पेशेंट्स को दिखाया था जो मुस्लिम थे, कुछ तबलीगी जमात के थे, जो ठीक होकर मेडिकल कैंप से बाहर निकले, हॉस्पिटल से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि किसी को कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया, सिर्फ एक मुंह से स्वाब लिया गया था, किसी का कोई इस तरह से इलाज नहीं हुआ जिसमें उसे किसी तरह खतरा हो, सबको अलग से रखा गया था। लेकिन अफवाहें जब फैलती हैं तो अपना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मुश्किल यह है कि सिर्फ मेडिकल टीम्स पर हमले नहीं हो रहे, इस तरह की घटनाएं पुलिस वालों के साथ भी हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गांव वालों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि रामपुरिया गांव में अवैध शराब बेची जा रही है। इस चक्कर में भीड़ लगी है, लोग घरों से बाहर हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, लोग घरों से निकलकर शराब खरीदने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शराब बेचने वाले तो भाग गए, लेकिन जब पुलिस वालों ने गांव के लोगों से घर में रहने को कहा, भीड़ से हटने को कहा, तो लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी की चाबी निकाल ली और पुलिस वालों को पीटा। गांव वालों के बीच फंसे पुलिस वालों ने थाने पर फोन करके मदद मांगी। एक्स्ट्रा फोर्स वहां पहुंची, तब जाकर पुलिस वालों को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाया जा सका। तो आ गए थे पहले ही, भैया का फोन भी आए थे। काफी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, करीब 150 से 200 लोग इकट्ठे थे। हमारे पुलिस वालों ने उनको हटाने की कोशिश की और उनसे कहा कि लॉकडाउन चल रहा है। तो इसमें थोड़ा दोनों पक्षों में जो कॉलर था और हमारे जो पुलिस के स्टाफ था उनके बीच में कहासुनी हुई, जिसको लेके थोड़ा धक्का मुक्की भी हो गई है। गांव वालों द्वारा गाड़ी को रोक के रखा गया था, जिसके संबंध में उन्हें बताया गया आप इस तरह से वाहन को रोक कर ना रखें, शासकीय कार्य में बाधा हो रही है। समझाने के उपरांत गांव वालों ने छोड़ दिया। अब उसकी पूरी तरह जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आते हैं दोनों पक्षों में जिसकी भी गलती प्राथमिक तौर पर आएगी उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। डॉक्टर्स के सामने, नर्सेस के सामने, पुलिस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है और पुलिस का काम सबसे ज्यादा मुश्किल है। लोगों को समझाना, उन्हें तकलीफ से बचाना, और ये कोई आसान काम नहीं है। आजकल जब मैं तस्वीरें देखता हूं कि पुलिस वाले लोगों को खाना बांट रहे हैं, कहीं पुलिस थानों में महिला पुलिस लोगों के लिए अपने हाथ से खाना पका रही है, कहीं पुलिस वाले किसी बूढ़े आदमी के लिए बाजार से दवा लाकर देते हैं, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लोगों को इलाज करने के लिए समझाते हैं, तो फिर हाथ अपने आप पुलिस को सलाम करने के लिए उठ जाते हैं। हमारे देश में पुलिस की ऐसी तस्वीर, दोस्ती की तस्वीर, सेवा की तस्वीर, संवेदना की तस्वीर इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी नहीं देखी गई। और पुलिस के लोग अपनी जिंदगी का खतरा उठाकर अपने परिवार वालों से दूर रहकर ये सब कर रहे हैं आम लोगों के लिए। लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस संकट के वक्त भी पुलिस की मुश्किल हर रोज और बढ़ा देते हैं। एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। इंदौर के चंदना नगर में पुलिस पर हमला करने वाला जावेद कोरोना पॉजिटिव है। जावेद को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज से जावेद भाग गया। पुलिस ने दिन रात एक करके उसे खोजा और आखिरकार उसे नरसिंहपुर से पकड़ लिया। आज सुबह जब पुलिस ने जावेद को पकड़ा तो वो वार्ड बॉय की ड्रेस में था, यानी वो हॉस्पिटल से वार्ड बॉय की ड्रेस पहनकर निकल गया था। अब पुलिस की मुश्किल ये है कि उन लोगों को खोजे जो जबलपुर से नरसिंहपुर तक आने के दौरान जावेद के कांटेक्ट में आए थे या जावेद जिन लोगों से मिला था। पुलिस के मुताबिक हॉस्पिटल से भागने के बाद वो एक ट्रक से हाईवे तक आया और यहां से मोटरसाइकिल चोरी करके भाग रहा था, लेकिन चेकिंग कर रही टीम के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जावेद खान पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए थे। तो पीछे डाला में बैठ गए? हाँ, डाले में बैठ गए। कहाँ पे बैठे? वो चौराहे पे थी। वही जौनपुर चौराहे पे? जबलपुर चौराहे से हाईवे। अच्छा, तो
उसमें और कोई नहीं बैठा था? कोई भी नहीं था। वहाँ से फिर वो आगे थे और मैं पीछे था। फिर वो कहाँ, मैंने वहाँ किसी को छुए नहीं? नहीं, हमने छुए नहीं, तो दूर बिठा दिया था उन्होंने मुझे पीछे। बोले वो पुलिस वाले तकलीफ करेंगे, 3 जनों को बैठने नहीं देंगे, तू पीछे बैठ। अच्छा, तू उनको बताया था क्या कि तू हॉस्पिटल से भागा है? नहीं बताया। अभी और किसके संपर्क में आया, कितने लोगों से मिले? किसी से नहीं मिला बस। और उसके बाद उन्होंने वो चौराहे पे छोड़ा, हाईवे पे, या हाईवे पे जो एक आरोपी रासुका का और जो कोरोना पॉजिटिव था जावेद, उम्र करीब 30 साल, रहवासी इंदौर का, उसको टीम द्वारा पकड़ लिया गया है। ये जो टीम है ये मदनपुर बॉर्डर पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम थी। इसमें करीब 9 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये जानकारी में आया है कि ये जावेद जो है ये कल जबलपुर से निकला, भागा वहाँ से मेडिकल कॉलेज से, और एक ट्रक के ज़रिए ये राजमार्ग तक आया और राजमार्ग से फिर ये पैदल मदनपुर की तरफ गया। वहाँ इसने एक बाइक चुराने की कोशिश की और प्रशासन और पुलिस की टीम ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ उसको पकड़ लिया है। जावेद एक अकेला नहीं है जिसने पुलिस को परेशान किया। अजीब बात यह है कि तबलीगी जमात से जुड़े ज्यादातर लोग पुलिस और मेडिकल टीम के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। आज हरिद्वार से भी ऐसी खबर आई। यहां यह बात सही है कि फरार आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि तबलीगी जमात से जुड़ा साबेज नाम का शख्स आज सुबह हॉस्पिटल से फरार हो गया। फौरन उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस किया। काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। ये शख्स एक मार्बल की दुकान के सामने रखे पत्थरों के पीछे छुपा था। सावेज 26 मार्च को जमात से हरिद्वार लौटा था। पुलिस ने उसे 10 अप्रैल को पकड़कर क्वारंटीन किया था, लेकिन आज सुबह वो हॉस्पिटल से भाग गया। अब पुलिस ने सावेज को क्वारंटीन सेंटर से भगाने के मदद करने के आरोप में उसकी मां के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इस लड़के को 10 तारीख को आइसोलेशन वार्ड में लाया गया था, 10 अप्रैल को, और ये देहरादून की जमात से था। उसी में इसको यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में लेके आया गया था। आज इसकी हमें सूचना मिली कि ये आइसोलेशन वार्ड से भाग चुका है। ऐसी स्थिति में फिर हमने इसको घेर करके और शंकर आश्रम चौक से पकड़ा है। पकड़ने के बाद फिर डॉक्टर की टीम द्वारा ले आकर के इसको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कराया। बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, ठीक हो रहे हैं। जो बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर्स का, नर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना सस्पेक्ट होते हुए भी क्वारंटीन सेंटर में जाना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन तबलीगी जमात के लोगों को यह समझना ज़रूरी है। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति हज़ारों लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन दे सकता है। जयपुर का रामगंज इलाका सिर्फ इसीलिए देश का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, कोरोना के सिम्टम्स वाले लोगों को घरों में छुपाए रखा। हालत ये हो गई है कि जयपुर के रामगंज इलाके में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं। राजस्थान में कोरोना के 1,500 से ज़्यादा कंफर्म केसेस हैं। इनमें से 578 मरीज जयपुर में हैं और इन 578 में से अकेले रामगंज में कोरोना के 450 पॉजिटिव केसेस हैं। जरा सोचिए, पूरे शहर में 578 केसेस और उनमें से 450 से ज़्यादा एक ही मोहल्ले में। राजस्थान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि रामगंज में कोरोना पर काबू कैसे पाए। परेशानी की बात यह है कि रामगंज बहुत डेंस, बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। छोटे छोटे घर हैं और एक एक घर में 20-20, 30-30 लोग रहते हैं। आज राजस्थान के कैबिनेट सेक्रेटरी डीबी गुप्ता ने कहा कि शुरू में यहाँ के लोगों ने कोरोना के मरीजों को अपने घरों में छुपाया, उनकी जानकारी नहीं दी, फिर क्वारंटीन के लिए तैयार नहीं हुए, ऊपर से घरों के बीच मूवमेंट होता रहा, लोग एक घर से दूसरे घर में जाते रहे। इसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बेकाबू हो गई। रामगंज के अंदर इतना ज़्यादा कंजेशन है और एक एक घर में 30-30 लोग तक, 30-40 तक लोग रहते हैं।
उनके पास एक्चुअली प्रॉपर जगह ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। जहाँ एक कमरे में ही कई लोग हैं, उसको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें? तो ये बहुत भारी समस्या थी। उसका निजात अब ये शुरू में इसीलिए नंबर मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने संक्रमित हुआ, उसने अपने परिवार के ही लोगों को संक्रमित किया। निश्चित रूप से उसकी मंशा अपने घर वालों को ख़राब करने की नहीं हो सकती, लेकिन उसकी मजबूरी है कि रहते इतने पास हैं। तो अब हमने इसका रास्ता ये करा कि हमने दूसरी जगह पर क्वारंटाइन कैंप्स बनाए और ये कहा कि जिन घरों में रहने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ अधिकतम, जैसे अगर मान लें 3 कमरों का मकान है तो 3 व्यक्तियों को हम छोड़ सकते हैं, बाकी लोग हमारे साथ उन क्वारंटाइन कैंप में शिफ्ट हों और वहाँ हम उनकी पूरी देखरेख करेंगे और 14-15 दिन में ठीक होकर के वो वापस आ सकेंगे। तो उससे ये चेन एक बार टूटेगी। देखिए, सच तो है कि अगर लोग सीधे सीधे रास्ते पर चलें, कोरोना वायरस को छुपाए नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाए नहीं, इलाज से डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन में सरकार के निर्देशों को माने तो कोरोना के खतरे से बचे रहेंगे। अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया तो सही वक्त पर क्वारंटीन सेंटर में जाए, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर की सलाह माने तो 14-15 दिन में ठीक भी हो सकते हैं और खतरा टल सकता है। अगर सब लोगों ने लॉकडाउन का ठीक से पालन किया होता पहले 3 हफ्ते में तो शायद आज लॉकडाउन को जारी रखने की नौबत ही ना आती। नौबत इसलिए आई क्योंकि कुछ लोगों ने सरकार की बात को नहीं सुना और इनमें बड़ी संख्या में लोग तबलीगी जमात के हैं जो कोरोना के कैरियर बनकर पूरे देश में घूमते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी के ज्यादातर शहरों में कोरोना का वायरस तबलीगी जमात के लोगों ने पहुंचाया। सिर्फ लखनऊ में कोरोना के 167 केसेस हैं। इनमें करीब 60% लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यूपी में आज कोरोना के 84 नए मामले सामने आए। अब तक 1184 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 18 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कानपुर में तबलीगी जमात के 14 लोग, बागपत में 13, मुजफ्फरनगर में 5, बुलंदशहर में 20 और गाजियाबाद में तबलीगी जमात के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सारे इलाके हॉटस्पॉट बने हैं। पुलिस अब भी मस्जिदों में, मदरसों में छुपे लोगों को ढूंढ रही है। जिन तबलीगी जमात के लोगों को पुलिस ने पहले पकड़कर क्वारंटीन में भेजा था, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने लगी है और इसके बाद इनमें से जो विदेशी हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। कल रात तबलीगी जमात से जुड़े 23 लोगों को क्वारंटीन सेंटर से जेल भेज दिया गया। अब पुलिस मस्जिदों में जाकर मौलानों से साफ साफ कह रही है, किसी बाहरी शख्स को मस्जिद में न ठहराएं, नमाज के लोगों को इकट्ठा न होने दें। और पुलिस की अपील का असर हुआ है। आज कई मस्जिदों के बाहर खुद मौलवियों ने नोटिस चिपका दिया कि रमजान की नमाज घर पर ही पढ़ें, नमाज पढ़ने मस्जिद न आए। और मौलवी साहब, आपसे एक और अनुरोध है। रमजान शुरू होने वाला है। जी, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया है, ऐसे आगे भी सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि इस तरह जो आप लोगों ने काफ़ी हेल्प किया है, सहयोग किया है खुद से, इससे काफ़ी संख्या कंट्रोल हुई है। क्योंकि जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी उस हिसाब से बहुत नॉमिनल लोग आए हैं यहाँ पे पॉजिटिव, और ये आपके सहयोग का नतीजा है, खासतौर पर मस्जिदों का। जी, शुक्रिया। मस्जिदों का सहयोग वाकई में है। अगर आपने इस तरह से तालाबंदी करके लिख नहीं दिया होता है, आप लोग एड्रेस, और ये आप अपने अनाउंस भी कर दीजिएगा रमजान का, स्पेशली रमजान का 4 दिन बाद रमजान है, तो आप लोगों को ये मोटिवेट करिए कि रमजान है, अगर सब कुछ सही रहा तो अगले रमजान अच्छे से मनाएंगे। हम इस समय लखनऊ के तोपखाने इलाके में मौजूद हैं और तोपखाने इलाके में इस समय लखनऊ पुलिस की जो पूरी ड्राइव है वो चलाई जा रही है। एसीपी कैंट अपनी पूरी दलबल के साथ यहाँ पहुंची हुई हैं। मस्जिद नूरी है, यहाँ पर उनसे जो मौलवी साहब हैं उनको बुला करके पूछताछ की जा रही है। किसी भी जमातियों के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। मौलवी साहब का कहना है कि कोई भी जमाती यहाँ कभी नहीं आया, पूरी तरीके से वो सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बाहर ही लिख दिया गया है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, यहाँ आने की फिलहाल किसी को ज़रूरत नहीं है जब तक ये कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता।
जाता है तो ये कहा सकता है कि बड़ी अवेयरनेस ड्राइव जो चलाई गई पुलिस प्रशासन की तरफ से उसका पूरा और सीधा असर यहाँ देखने को मिल रहा है। कल ही लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो विदेशी 23 जमाती लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में रह रहे थे उन सबको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। क्वारंटीन कंप्लीट करने के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और सभी को जिसके बाद कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया है। लखनऊ पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है कि जमातियों को जो विदेशी से यहाँ लखनऊ में आ रहे थे, रह रहे थे, गलत तरीके से पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, धार्मिक चीज़ों में शामिल हो रहे थे और टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे थे, उनके खिलाफ लखनऊ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा है। और उसके बाद ये ड्राइव चल रही है। निश्चित तौर पर इस ड्राइव का भी आने वाले दिनों में एक बड़ा और व्यापक असर देखने को मिलेगा। जरा सोचिए, देश में 17,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस मिल चुके हैं, 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी अगर लोगों को बताना पड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अगर लोगों को अभी भी समझाना पड़े कि अगर कोरोना के लक्षण हैं तो छुपाएं नहीं, अगर लोगों को खतरे की गंभीरता अभी भी समझ नहीं आई तो ये काफी चिंता की बात है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं उनमें 80% को बहुत माइल्ड अटैक है। कोरोना का खतरा हल्का है और वो सब ठीक हो जाएंगे। जो लोग खतरे में हैं, जिनकी जान जोखिम में है, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या लंग्स का कोई इन्फेक्शन है और या इसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है। उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, उनके बेहतर इलाज की जरूरत है और जिसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाकी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रशासन से, पुलिस से, डॉक्टर से, नर्स से सहयोग करें। लेकिन असलियत में क्या यह सहयोग हो रहा है? मैं आपको मालेगांव की तस्वीरें दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा। सरकार की तरफ से बार बार समझाया जा रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना का शिकार हुए पुलिस अफसर का अंतिम संस्कार भी कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ। लेकिन मालेगांव में आज अचानक एक जनाजे में शामिल सैकड़ों लोग सड़क पर निकल पड़े। नूरानी मस्जिद इलाके में एक शख्स की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। पुलिस वाले पूरे रास्ते में लोगों से हाथ जोड़कर वापस जाने की अपील कर रहे थे। जनाजे में शामिल लोगों से कहते रहे कि प्लीज वापस जाएं, सिर्फ 10 लोग ही कब्रिस्तान जा सकते हैं क्योंकि कोरोना का खतरा है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों ने पुलिस की बात नहीं सुनी, कुछ लोग तो पुलिस से उलझ गए। हालांकि बहुत समझाने बुझाने के बाद कुछ लोग वापस लौटे। आप एक तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, ये छोटे छोटे बच्चे मैयत में जाते हैं, क्यों हमारे में मैयत होती नहीं है? अरे उधर इच्छा है अगर कि गुने दाखिल होना चाहिए तो वैसे भी बोला हम किसके लिए कर रहे, किसके लिए बोल रहे हैं? 10 लोगों की ज्यादा लोग जा रहे तो गुने दाखिल हो रहे। हम लोग आपस में तो समझो यार, क्यों निकल रहे इतने लोग? सिर्फ घर के 20 लोग निकलना है। अरे हाथ जोड़ के विनती आपको, हाथ जोड़ के इधर से दुआ करो प्लीज। मातम मनाने के लिए, मिट्टी देने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ से गुजरते थे, लेकिन कोरोना संसर्ग के वजह से हमने 1-2 दिनों में ऐलान, लाउड स्पीकर पर ऐलान करने वाले लोगों को और मातम मनाने के लिए जाने वाले लोगों को विनती की है हाथ जोड़ के कि 20 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ परमिशन दी गई है मातम मनाने के लिए, उससे ज़्यादा लोग आप मत जाइए। मालेगांव वासी हमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं कि वो हर मातम मनाने के लिए अभी बहुत जितना कम से कम हो सके उतने ही तादाद में लोग जा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा रहे। जो लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते पुलिस की बात नहीं सुन रहे, जो लोग आज किसी दूसरे की लाश लेकर कब्रिस्तान जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, अगर उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, अगर ये कोरोना पूरे शहर में फैल गया तो लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब कोरोना वायरस से मौत होने के बाद लोगों ने कब्रिस्तान में लाश दफनाने का विरोध किया था।
ऐसे लोगों को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन की तस्वीरें बार बार देखनी चाहिए, जहां कोरोना वायरस के कारण इतनी लाशें हैं कि कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं, जहां ताबूत नहीं मिल रहे। अब सुनसान पड़े आइलैंड्स में कोरोना से मरने वालों को दफनाया जा रहा है। और कई जगह तो ये हालात इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने कोरोना के सिम्टम्स को छुपाया, जैसा हमारे देश में कुछ लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से जब इलाज में देर हुई तो लाशें बिछ गई। कोरोना की वजह से अमेरिका में रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है और चिंता की बात यह है कि अब यह वायरस अमेरिका के गांव तक पहुंच गया है। न्यू जर्सी के पास एंडेवर गांव है। ओल्ड एज होम में 500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। जिन लोगों को कोरोना हुआ उनमें यहां काम करने वाली 2 नर्सेज भी शामिल हैं। जांच हुई तो पता चला कि नर्सेज के पास कोरोना से बचने के लिए जरूरी मास्क नहीं थे। एक एक कमरे में 3 लोगों को रखा गया था। इन नर्सेज ने इसके बाद भी अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ा, अपनी जान खतरे में डाली। इसी तरह अमेरिका में एक दूसरे ओल्ड एज होम में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। रिपोर्ट यह है कि अकेले न्यू जर्सी में कोरोना से 40% मौतें ऐसे ही ओल्ड एज होम्स में हुई हैं। हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से हम अंदर गए और कुछ लाशों को बाहर निकाला। उस समय 13 शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन हमें लगता है कि वहां कम से कम 17 शव मौजूद थे। बाकी 4 शवों को दफनाने वाले लोगों की मदद से निकाला गया। जहां तक आंकड़ों की बात है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ये महामारी जारी है। इसी को लेकर हमारे पास काफी सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है। हम उन मामलों को एक एक करके एड्रेस करते हैं। अब अंदर से लेकर बाहर तक और शहर से लेकर गांव तक, लोकल लेवल तक हर तरह की फिगर्स सामने आ रही है। अमेरिका तो बहुत ताकतवर मुल्क है। अमेरिका में हेल्थ सर्विस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इसके बावजूद अमेरिका में कोरोना के करीब 7.25 लाख केसेस हैं। 40,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 71,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। वैसे 7.25 लाख में से अकेले न्यूयॉर्क में 2.5 लाख केसेस हैं। न्यू जर्सी में करीब 90,000 केसेस सामने आए हैं। न्यूयॉर्क में तो हर तरफ कोरोना की दहशत दिखाई देती है। न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाने वाली लिंकन टनल से हजारों गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन अब बिल्कुल वीरान है। न्यूयॉर्क मेट्रो के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की हालत यही है, सुनसान है। इंसान की जगह अब यहां परिंदे दिखाई दे रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद न्यूयॉर्क के गवर्नर और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जुबानी जंग जारी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर इस हालत के लिए ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका की हाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि खतरे की गंभीरता को समझने में ट्रंप प्रशासन ने चूक कर दी। वहां के लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यही गलती इटली के लोगों ने की थी। आज वहां लाशों के ढेर हैं। हमारे देश में हालात काफी बेहतर हैं, काबू में है। बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। पहला केस 30 जनवरी को आया था। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी 130 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 17,000 केसेस आए हैं। ये छोटी बात नहीं है। हमारे देश में सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला हुआ। कोरोना से लड़ने की तैयारियां की गई। मुंबई जैसे शहर में भी पूरे स्टेडियम को कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। यूपी में 6 मेडिकल कॉलेज को कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। हर जिले में कोरोना के 100 बेड तैयार कर दिए गए। रेल के डिब्बों में 30,000 से ज्यादा बेड्स का इंतजाम कर दिया। दिल्ली में भी कोरोना के 30,000 बेड्स की तैयारी है। अहमदाबाद में 1200 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ 7 दिन में तैयार कर लिया गया। अब करीब पूरे गुजरात में हर जिले में कोरोना हॉस्पिटल तैयार है। इसलिए कहीं भी किसी को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कई बार कंफ्यूजन की वजह से हंगामा खड़ा हो जाता है। अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स के लिए 1200 बेड है,
लेकिन कल यहाँ उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ कोरोना पेशेंट ने आरोप लगाया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा। उन्होंने इसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। वीडियो देखते ही अफसर एक्शन में आए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। बाद में पता चला ये सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना सिम्टम्स वाले, बिना लक्षण वाले थे। इनमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। इसी बीच किसने अफवाह उड़ा दी कि सिविल हॉस्पिटल में सारे बेड भर चुके हैं, इसलिए नए पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जा रहा। जबकि हकीकत यह है कि 1200 बेड के इस हॉस्पिटल में 600 बेड अभी भी खाली है। इसके अलावा सिविल कंपाउंड में 600 बेड की एडिशनल फैसिलिटी तैयार कर ली गई है, यानी अभी कम से कम 1200 पेशेंट्स को और एडमिट किया जा सकता है। गुजरात में कोरोना के करीब 2000 मरीज हैं, जिनमें से अकेले अहमदाबाद में 1248 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 201 नए केसेस सामने आए हैं। गुजरात सरकार का दावा है कि उसके पास कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं हैं, बेड हैं, हॉस्पिटल तैयार है, चिंता की कोई बात नहीं है। अकेले अहमदाबाद में 600 बेड्स वाला हॉस्पिटल है। वैसे अगर देश की बात करें तो हॉस्पिटल में बेड्स की कमी नहीं है। देश में इस वक्त कोरोना के करीब 18,000 मरीज हैं, जबकि हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट के लिए 1 लाख से ज्यादा बेड तैयार रखे गए हैं। अगर किसी वजह से यह वायरस फैल गया तो ये बेड काम आएंगे। इसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल में 9,000 बेड कोरोना पेशेंट के लिए अलग से तैयार रखे गए हैं। रेलवे ने अपने 20,000 ट्रेन कोचेज में कोरोना से लड़ने के लिए इंतजाम किए हुए हैं। इसी तरह आइसोलेशन वार्ड्स और वेंटिलेटर की भी कमी नहीं है। यानी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, बस जरूरत इस बात की है कि हम सावधानी बरतें और ये सब चीजें काम में ना आए। इस वक्त हमारे देश में कोरोना के 17,656 केसेस हैं। अब तक 559 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,841 लोग रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,540 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि आज से लॉकडाउन में कई जगह ढील देने की शुरुआत हुई है। ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में ढील न देने का फैसला किया है। तेलंगाना में तो लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है और जिन राज्यों ने पहले लॉकडाउन में रियायत देने का फैसला किया था, उनमें से भी ज्यादातर ने इरादा बदला और इस रियायतों को वापस ले लिया। केरल में इस वक्त कोरोना के 408 केसेस हैं, 270 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इसलिए केरल की सरकार ने पहले कहा था कि वो 20 अप्रैल से कुछ सर्विसेज में रियायत देगी। इनमें लोकल वर्कशॉप खोलने, हेयर कट सैलून, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर खोलने के अलावा कुछ शर्तों के साथ बसेस चलाने और 4 व्हीलर की पिछली सीट पर 2 लोगों के बैठने समेत कई रियायतें दी गई थी। लेकिन जब होम मिनिस्ट्री इस पर एतराज किया, लेटर लिखकर कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दिए गए दिशा निर्देशों को राज्य सरकार डाइल्यूट नहीं कर सकती, तो केरल के चीफ मिनिस्टर को गलती समझ में आई। उन्होंने फैसला वापस ले लिया। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने आज कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। इनमें जयपुर, इंदौर, मुंबई, पुणे के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना, ईस्ट मेदिनीपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कलिंगपोंग जैसे इलाके शामिल हैं। इन प्रभावित इलाकों का ऑन द स्पॉट आकलन करने के लिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई गई है। ये टीमें इन जगहों पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों को भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसर लीड कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में होम मिनिस्ट्री की टीम के दौरे का विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार से सलाह किए बगैर सेंट्रल टीम आई है वो सही नहीं है। ममता का तर्क है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के पॉजिटिव सपोर्ट और सलाह का वो स्वागत करती है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स का देश भर में कुछ चुने हुए जिलों में भेज रही है वो ठीक नहीं है। ममता को लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों के संघीय ढांचे के लिए खतरा बन रही है। वैसे पश्चिम बंगाल में कोरोना के 339 केसेस हैं, यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 66 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार केसेस को छुपा रही है।
इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें, और ज्यादातर सरकारें मिलकर काम कर भी रही हैं। इस मामले में सियासत ना हो वो बेहतर है, और ज्यादातर राज्यों में सियासत नहीं हो रही। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आज एक मिसाल कायम की। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया, और जिस वक्त उनके निधन की खबर आई उस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। योगी के पीए ने उनके पिता के निधन की खबर एक पर्ची पर लिखकर चीफ मिनिस्टर को दी। उन्होंने एम्स के डॉक्टर से बात की और फिर मीटिंग कंटिन्यू कर ली। आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। योगी ने कहा कि वो पिता के अंतिम संस्कार में जाना चाहते तो हैं, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र से खबर आई है, महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस की मौजूदगी में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई। भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला, और आज दिन भर इसकी चर्चा होती रही। इसकी असलियत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। यह घटना 16 अप्रैल की है। पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगा, लेकिन जब साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की, घटना की वीडियो फुटेज सर्कुलेट हुई, मामला चर्चा में आया, टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, तो फिर सरकार हरकत में आई। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो मैंने देखे, वो इतने विचलित करने वाले हैं कि उन्हें बिना एडिट किए मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। जिसने भी वीडियो देखा उसका खून खौल गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत सर्कुलेट हुए, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। मैं आपको उस तरह से तो वो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि साधुओं को पुलिस की गाड़ी से निकालकर बुरी तरह मारा गया। उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, कुचल दिया गया, डंडों से पीटा गया, और ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने होता रहा। ये वीडियो मैंने कई बार देखा। ऐसा लगा जैसे पुलिस वालों ने इन साधुओं को मरने के लिए छोड़ दिया था, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के पालघर के गढ़ चिंचोली गांव का है। जूनागढ़ अखाड़े के 2 साधु अपने ड्राइवर के साथ सूरत जा रहे थे, लेकिन जब गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो गांव वालों ने उन्हें बच्चा चुराने वाला समझ लिया और उन पर हमला कर दिया और पीटना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इन दोनों लोगों को बचाकर अपनी चौकी में ले गए। पुलिस को बताया गया, पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, और पुलिस ने इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया। ये बात सही है कि पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। पुलिस की गाड़ी को उलट दिया गया, तोड़फोड़ की, और गाड़ी से निकालकर दोनों साधुओं को बुरी तरह मारा गया, पत्थरों से उन्हें कुचल दिया गया, और फिर ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले की हकीकत को समझने के लिए मैंने अपने संवाददाता दिनेश मौर्य को पालघर भेजा था, और दिनेश मौर्य उस पुलिस जीप तक भी पहुंच गए जिसे भीड़ ने पत्थरों से और लाठी से तोड़ दिया था। गाड़ी में अब भी बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम कासा पुलिस स्टेशन में, और ये वही गाड़ी है जिसमें 2 लोगों को भीड़ से बचाकर पुलिस ने सुरक्षित रखा था। इन दोनों को लगा था कि अब पुलिस आ गई है, अब वो सुरक्षित है, भीड़ उनका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हैवान हो चुकी थी कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर अटैक कर दिया। पुलिस के गाड़ी के कांच जो है उसे तोड़ दिया, और फिर इसके अंदर जो 2 लोग मौजूद थे, एक 35 साल का साधु और ड्राइवर, उन पर पत्थर से वार करने लगे। ये दोनों खुद को बचाने के लिए सीट के नीचे झुक गए, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पत्थर उन्हें मारे गए, धारदार हथियार लेकर आए थे उन्हें मारे गए। यहाँ पे जो खून के निशान है वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो पत्थर पड़े हुए वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये पत्थर उस हैवानियत को बयां करती है जिससे ये तीनों लोग गुजरे थे। साथ ही में
पुलिस की उस कैब को भी दिखाएंगे जो इस गाड़ी में फिलहाल मौजूद है। काफी समय तक इन दोनों लोगों पर पत्थर से और धारदार हथियार से प्रहार करते किया जाता रहा। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी भीड़ के सामने पूरी तरह से बेबस थी। भीड़ ने पुलिस को भी कहा था कि अगर वो सामने आएंगे इन लोगों को बचाने के लिए तो उन लोगों को भी मार दिया जाएगा। और अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से बात की है। योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे से इस घटना की जानकारी मांगी है। दोनों ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। उद्धव ठाकरे ने बड़ी साफ साफ बात की। उन्होंने कहा इस मामले में 110 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और आश्वासन दिया किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है। सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। उद्धव ठाकरे की बात सही है। इस पूरे मामले में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये कोई कम्युनल इशू नहीं है। ये गलतफहमी थी जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि ये शरद पवार के सपोर्टर्स ने करवाया, कुछ लोगों ने कहा कि ये सीपीआई का इलाका है, कम्युनिस्टों ने करवाया। लेकिन मुझे लगता है इसकी जांच होने का इंतजार करना चाहिए, कौन इसके पीछे था, किसने करवाया। इतना जरूर है कि जो साधु संत हैं उनमें इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है और नाराजगी होनी भी चाहिए, जायज है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने 3 मई के बाद सभी साधु संतों से महाराष्ट्र कूच करने का आह्वान किया है। हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें। और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहां रावण राज आ गया है। यह कार्य केवल रावण राज्य में हो सकता है। मुझे तो उम्मीद है कि 3 मई के बाद किसी मार्च को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्धव ठाकरे एक्शन लेंगे, उससे सब लोग संतुष्ट होंगे। स्वामी रामदेव ने आज कहा कि पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या ये ऐसी घटना है जो भारत के माथे पर कलंक है, और उन्होंने भी कहा कि भाई दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी रामदेव की बात सही है। ये देश की संस्कृति नहीं है, ये देश की सभ्यता नहीं है। और जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, पूरे देश ने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये कम्युनल मामला नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हमें चीफ मिनिस्टर की बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। अगर लॉकडाउन था तो फिर 200-300 लोग वहां इकट्ठा कैसे हो गए? पुलिस के सामने
3 लोगों को भीड़ ने कुचलकर मार डाला तो क्या पुलिस से कहीं चूक हुई? और घटना 16 तारीख की है। जब तक मीडिया में इस पर सवाल नहीं उठे, ये टीवी पर नहीं दिखाया गया, तब तक पुलिस ने और सरकार ने क्या किया? मेरी जानकारी है कि इस इलाके में बच्चा चोरी की अफवाहें काफी वक्त से फैली हुई थी। व्हाट्सएप के मैसेजेस के जरिए फैला दिया गया था कि कुछ लोग यहां आकर इस इलाके में बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं, और इलाके के लोगों ने नौजवानों को पहरेदारी पर लगा दिया था। ये जो साधु थे, ये अपने गुरुजी की अंत्येष्टि में शामिल होना चाहते थे। चूंकि लॉकडाउन है, मेन रोड से जा नहीं सकते थे, इन्होंने जंगल का रास्ता चुना। लोगों को शक हुआ और जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिन लोगों ने हत्या की उन्हें पकड़ना जरूरी है। 110 लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को पकड़ा जाए, उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए जिन लोगों ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई थी, जिनकी वजह से घटना हुई। हर रोज कोरोना से जुड़ी बुरी बुरी खबरें आपको दिखानी पड़ती हैं। कभी डर भी लगता है, कभी चिंता भी होती है, लेकिन प्रकृति का नियम है, अगर कुछ संकट आता है तो उसका कुछ न कुछ फायदा भी होता है। हर बुरी चीज में कुछ अच्छाई भी छिपी होती है। और मैं आपको दिखाता हूं कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हमने किया उसका क्या फायदा हुआ, कैसे नेचर ने खुद को हील कर लिया। दिल्ली में एयर क्वालिटी पहली बार इतनी अच्छी है। कई साल से पूरा दिल्ली पोल्यूशन से लड़ रहा था, प्रदूषण से, एयर क्वालिटी से, लेकिन अब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 पर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी साफ हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में नहीं गिर रहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट मैंने देखी है, इसका कहना है कि गंगा भी काफी हद तक साफ हो गई है। करोड़ों रुपए खर्च करके जिस गंगा को हम साफ नहीं कर पाए, लॉकडाउन ने उसे साफ कर दिया। पोल्यूशन बोर्ड ने रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग में गंगा नदी का पानी 36 मॉनिटरिंग सेंटर्स में 27 में नहाने के लिए उपयुक्त पाया है। हरिद्वार तक तो गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। नवी मुंबई में समंदर के किनारे आने वाले फ्लेमिंगो यानी पीले रंग के हंसों के, जिन्हें राजहंस कहा जाता है, उनकी संख्या ने मुंबई के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। और इन राजहंसों के चहचहाने का वीडियो आजकल बहुत लोग देख रहे हैं। आज की बात में इतना ही, लेकिन एक और बात मैं जाने से पहले कहना चाहता हूं कि कुछ पत्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुंबई में 53 पत्रकार ऐसे हैं जो कि इस वायरस के शिकार हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, या फिर और ऐसे लोग जो फील्ड में हैं। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं। आप किसी भी चैनल में काम करते हो, किसी भी अखबार में काम करते हो, अगर आपको कोई परेशानी है, किसी मदद की जरूरत है, तो मुझे फोन करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद कर सके। और जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, हम जानते हैं कि कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ सख्ती बरतनी पड़ी है,